आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारी ये वीडियो है, जिसमें हम आज डी ट्रिपल एस पी पी आर टी के जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है ना, और स्पेशली पेपर टू से रिलेटेड आपका जो पेपर टू है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो 100 मार्क्स का अपने आप में वेटेज रखता है, उसके जितने भी 2014 से लेके 2022 तक जितने भी पी वाई क्यू सॉरी क्वेश्चन हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड पे, उसमें पेपर टू से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, और स्पेशली वो आपके पेडागोगी सी डी पी या टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिगार्डिंग होंगे, तो वो सारे हम कवर करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी बोर्ड ने पूछे हैं अभी तक। क्योंकि मोस्टली डी ट्रिपल एस बी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट का एक ट्रेंड बना हुआ है, और स्ट्रक्चर भले ही क्वेश्चन का सेम टू सेम ना रहे, बदल जाए, बट कॉन्सेप्ट तो बेसिक पीछे का वही रहेगा ना। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ पता होना है, कहीं ना कहीं आप बिना पी वाई क्यू की प्रैक्टिस करके रह ही नहीं सकते। और यही प्रैक्टिस सेशन आपको मॉक के थ्रू आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये हमारा प्रयास है आप तक ये सारे पी वाई क्यू पहुँचाने का। आई होप कि आप इन्जॉय करेंगे। उससे के साथ ही अगर आप हमारे कुछ ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे कुछ कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आपको पैडा कुछ नाम से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। साथ ही साथ पैडल अब ऑफिशियल चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे आपको समय समय पर नोट्स हो गया, आपको एजुकेशनल न्यूज़ हो गए, साथ ही साथ कई सारे आपको क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आई होप आप इसको भी ज्वाइन करेंगे, जिसकी लिंक भी हमने नीचे दे रखी है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, मेन क्योंकि हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन अगर पहले ही बात करें तो भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने की क्या चुनौतियां हैं। नंबर एक, भारत में विकलांग लोगों के लिए कोई रणनीति नहीं है। नंबर दो, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा एवं विविध है। तो यहाँ अगर स्टेटमेंट वन की बात करें, ये कह रहा है कि विकलांग लोगों के लिए हमारे देश में कोई नीति नहीं है, तो ये सरासर गलत है ना। कि नीतियाँ हैं, ऐसा नहीं है हमारे देश में नीति ही नहीं है। अगर बात करें कि हाँ, ये हो सकता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मार्ग है वो थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में भी उसके लिए उपलब्ध नहीं है। इसका भी काम दिन ब दिन बेहतरी की ओर जा रहा है। तो यहाँ आपका स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी नीति लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को पहचान कर यह कहती है कि लैंगिक असमानता अतीत की संचय विकृति है। तो यहाँ आपको ढूंढना है कि किस नीति ने यह कहा कि लैंगिक असमानता अतीत की संचय विकृति है। 1986 की नीति, 2020 की नीति, 64-66 की कोठारी आयोग, या आपका 4249 का विश्वविद्यालय शिक्षा नीति। तो जो संचय विकृति की बात करी वो आपकी 1886 की शिक्षा नीति, जो आपकी पहली एजुकेशन पॉलिसी है, उसने करी थी। अगर बात करें न्यू एजुकेशन जो अभी करंट में आई है, वो है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर बात करें कोठारी आयोग कब आया, तो 64-66। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा नीति की बात करें तो 42 से 49। तो ये आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज साथ ही साथ मिलती जा रही है क्वेश्चनों के माध्यम से, वो भी आप नोट करती जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय किस प्रकार बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक के सामने आधे घेरे में बच्चों को खड़ा करना चाहिए, है ना, या पंक्तिबद्ध रूप से उन्हें खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ अगर बात करें पंक्तिबद्ध रूप से खड़ा करने की, तो अगर इस प्रकार हम बच्चों को खड़ा करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि आगे वाले बच्चे की वजह से पीछे वाले बच्चे को ना दिखाई दे, है ना। लेकिन प्रयोग चल रहा है तो सही सभी बच्चों को देखना है और सभी बच्चों की भागीदारी उसमें जरूरी भी बनती है। तो यहाँ ऑप्शन वन इज करेक्ट, क्योंकि इसे अर्धगोलाकार अर्धवृत्ताकार भाग में बैठाएंगे तो सभी बच्चों को टीचर जो भी करेगा वो क्लियरली दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ फर्स्ट इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षार्थी केंद्रित उपापन के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ इस पर विशेष गौर करिएगा कि छात्र निष्क्रिय रूप से पढ़कर सुनकर सीखते हैं, छात्र करके सीखते हैं, सक्रिय सीखने का अभ्यास करते हैं, प्रदर्शन सीखने की श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो अगर मैं उम्मीद करूँ आप लोगों से कि आप डी ट्रिपल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने अलग अलग एग्जाम देकर क्लियर कर लिए होंगे, है ना। तो ये इसका आपको आंसर टिक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन आई होप कि मुझे नहीं देना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य उपचार तकनीक का सही सुमेलित रूप है। क्या व्यक्तिगत मनोचिकित्सा की बात करेंगे उपचार जिसमें एक जो चिकित्सक होता है परेशान व्यक्ति आमने सामने बैठकर उसकी चिकित्सा करता है। अगर पारिवारिक चिकित्सा की बात करें तो जो चिकित्सक होता है वो परिवार की कामकाज का विश्लेषण करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ उनका बैठता है, ठीक है, उनको देखता है। व्यवहार चिकित्सा की बात करें तो उसमें क्या है, बच्चे को खुले तौर पे छोड़ दिया जाता है, चिकित्सक बस उसे ऑब्जर्व करता है, समय पर टिप्पणी भी करता है ना।
उसे सुझाव देता है, प्रश्न भी करता है। तो ये तीनों तरह के जो आपको मनोचिकित्सा उपचार दिखाई दे रहे हैं, जो तकनीक मतलब पढ़ रहे हैं आप, वो तीनों की तीनों अपने आप में करेक्ट हैं। तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से सरकार को जो हम कर का भुगतान करते हैं उसका सही कारण क्या है? क्या सरकार द्वारा रक्षा पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना उस कर की मतलब कर देने का उनका मेन रीजन है? प्राकृतिक आपदा के बारे में से पीड़ित लोगों को पुनर्वास किया जो सरकार व्यवस्था करती है उसके लिए उपयोग करना। तो जो हम टैक्स पे करते हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक सुविधाएं जो हमें मिल रही होती हैं, वो चाहे पानी के तौर पे हो, आपका पार्क हो गया, ठीक है, आपकी सड़कें होंगी, परिवहन व्यवस्था हो गई, आपका रक्षा हो गई, है ना, इन सब को रिगार्डिंग बिल्कुल सही है, हम इसीलिए टैक्स पे करते हैं। लेकिन कई कई राज्यों में ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिन कारण वहाँ के रहने वाले निवासियों को कुछ समस्याओं सामना करना पड़ता है। तो उनका भी समाधान करना एक सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं ना। उनके आवास की व्यवस्था करना, ये सब खाने की व्यवस्था करना, आपने देखना होगा हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीम कई सारे बचाव कार्य करती है। तो यहाँ वो इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अभ्यास का नियम किसने दिया? पियाजे, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अब सिगमंड फ्राइड ने, या थॉर्नडाइक ने? तो आप सभी को पता है, अगर आपने लर्निंग वाला अदगम वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो यहाँ थॉर्नडाइक की बात हो रही है। आपका अभ्यास का नियम दिया था, साथ ही साथ इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के लॉ दिए थे, है ना, वो भी आप पढ़िएगा। और थॉर्नडाइक को स्पेशली उनके बिल्ली पर किए हुए प्रयोग के तौर पे जाना जाता है। इसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया था, है ना। पियाजे की बात करें तो इनने अपना चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, जिसमें 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अगर पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था संवेदी गामक है, सेंसरी मोटर है, उसमें 6 उप अवस्थाएं हैं। दूसरी आपकी प्री ऑपरेशनल है, जिसकी 2 उप अवस्थाएं हैं। अगर तीसरी की बात करें कॉन्क्रीट, चौथी की बात करें आपकी फॉर्मल। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी, आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, तो आपको ये जानकारी पता होगी ऑलरेडी पहले से, बट ये रिवीजन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि नवजात शिशु की संवेदी क्षमता के बारे में सही कौन सा है? जन्म से पहले श्रवण विकसित हो जाता है, जन्म के समय दृष्टि कम विकसित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जन्म के पहले ही श्रवण आपका विकसित हो चुका होता है बच्चे का, है ना। और जन्म के समय दृष्टि कम विकसित होती है, तो सबसे कम विकसित इंद्रिय आपकी दृष्टि की होती है जन्म के समय बच्चे की। तो यहाँ बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में शिक्षा के संबंध में सही कथन है। कौन सा यहाँ सही कथन है कि भारत में समावेशी शिक्षा के संबंध में 2005 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में समावेशन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया। नंबर 2 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीई 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, क्षमता की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान सुनिश्चित करता है। तो अगर 2005 की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो 2005 को आप नॉर्मली एनसीएफ के तौर पे जानते हैं, बट यहाँ एक और जरूरी चीज हुई थी, वो है आपका नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है, केवल आपके 2005 में आपका एनसीएफ ही नहीं आया था, यहाँ नेशनल एक्शन प्लान को भी लाया गया था, जो किसके द्वारा लाया गया? जो आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया, और ये किसके लिए था? एक विकलांग बच्चों के लिए था। तो पहला इस हिसाब से आपका सही हो जाता है। दूसरे की बात करें तो बिल्कुल सही, आपका जो आरटी आया है उसने आपकी कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन नहीं किया बच्चों में, है ना, कि उनको जाति, धर्म, कास्ट के हिसाब से उन्हें शिक्षा दी है, नहीं, उन्होंने बराबर इक्वलिटी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान रखा है। तो यहाँ बोथ इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लिए बच्चों के अधिकार में स्थानीय मतलब लोकल अथॉरिटी के कर्तव्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है? प्रवेश के लिए शुल्क लेना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर बनाना। तो यहाँ सही नहीं है पूछा आपसे, ये बात ध्यान रखना, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल पहला वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रवेश के लिए शुल्क लेना तो है ही नहीं आरटी का, क्योंकि आरटीई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, है ना, सभी बच्चों के लिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये आपका फुल फॉर्म ऊपर ही लिखा है। तो इसमें एक वर्ड है निःशुल्क, तो आप फिर पेमेंट कैसे लिख सकते हैं, मतलब फ़ी कैसे उनसे चार्ज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जीन जैक्सी रूसी, इन्होंने जो पुस्तक दी थी एमिल, उसमें नैतिक विकास की त्रिचरणीय योजना के बारे में बताया गया। आपको बताना है जो स्टेटमेंट दिए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में शिष्य पर आवश्यकता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए, बाल्यावस्था और यौवन की भी शिष्य पर उपयोगिता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बात करें वैसे भी शिशुअवस्था में आपका कहीं नहीं बच्चे की जरूरत देखी जाती है, बाल्यावस्था यौवन में उसकी उपयोगिता देखी जाती है। तो यहाँ बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता अधिगम की समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में शामिल है? एक लक्ष्य प्राप्त करना, सचेत, नियोजित, उद्देश्यपूर्ण हमले के माध्यम से कठिनाई को चुनौती देना।
तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हम कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड होकर करते हैं, तो पहला इस हिसाब से सही हो जाता है आपका, सॉरी, है ना। और अगर दूसरे की बात करें, सचेत नियोजित, मतलब प्लानिंग करके हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को लगाते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो यहाँ बोथ इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डैश महिलाओं और पुरुषों के गुणों के में अक्सर बिना आधार के विश्वास अपेक्षाओं का एक साझा लोकप्रिय समूह है, क्या है? धार्मिक रूढ़िवादिता, लिंग है, आयु है, आत्म रूढ़िवादिता। तो यहाँ बात करी जाए महिलाओं और पुरुषों, ये लिंग अलग अलग सेपरेशन दिखा रहा है, तो यहाँ लिंग रूढ़िवादिता आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल अधिकार नहीं है ना? तो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले था बट अभी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इसमें विद्यालय के नैतिक सामाजिक स्वरूप पर जोर दिया, किसने? विद्यालय के नैतिक सामाजिक स्वरूप पर जोर दिया, उसके साथ ही उसका ये मानना था कि विद्यालय जो है वो एक लघु समुदाय, एक अपरपग समाज, अपरपग समाज के रूप में कार्य करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रुडोल्फ थे, अल्फ्रेड बिने थे या जॉन डीवी थे? तो ये जो कथन है आपको वो जॉन डीवी का था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मैंने बताया प्रकृतिवादी थे आपके। अल्फ्रेड बिने ने आपका बुद्धि परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने किया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चन और आज की वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही अगर आप और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए DSSP को बहुत सारी प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगी। अगर आप चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो चंडीगढ़ के PY क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है हमारे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे चंडीगढ़ के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की भी प्लेलिस्ट जिसमें वीडियो कंटिन्यू आ रही हैं, उसके माध्यम से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन आपका मोटिव है कॉन्सेप्ट को अच्छा करना, है ना। और हो सकता है वो एक एग्जाम की जगह आपको कई सारे एग्जाम में मदद कर दे, उसमें बुराई थोड़ी है ना। तो आई होप आप इन सारी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसी बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ। अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।